नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में आज समझते हैं लूप करंट मेथड से और नोडल वोल्टेज एनालिसिस से किसी हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो शुरू करें आज की वीडियो से पहले ये बताना जरूरी रहेगा, स्टडी वीडियोस की नोट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में दिया जाता है, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। दिए गए सर्किट में दो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ और दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स के साथ 4 रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 4 ओम और 5 ओम का प्रयोग किया गया है। इन सभी रेजिस्टेंसेस में हमें करंट निकालना है और हम इस सवाल को नोडल वोल्टेज एनालिसिस और लूप करंट मेथड दोनों तरीकों से करना सीखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं लूप करंट मेथड से। तो लूप करंट मेथड में किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमारे सारे एक्टिव एनर्जी सोर्सेस वोल्टेज के रूप में हो। तो अगर हमें एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स अपने अकम्पनीड पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ अवेलेबल है तो इसे वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करना होगा। जरा जानते हैं कि सोर्स कन्वर्जन किस तरह से करेंगे कि ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में बदल जाए। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को लूप करंट मेथड से सॉल्व करते समय सारे करंट सोर्सेज को वोल्टेज सोर्स के फॉर्मेट में बदलना होगा। इसलिए हम करंट सोर्स को निष्क्रिय बनाते समय उसे उसके पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ इनफाइनाइट है उसके रूप में ओपन सर्किट कर देंगे और जो करंट सोर्स के साथ अकम्पनीड पैरेलल रेजिस्टेंस है उसके साथ सीरीज में एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की पोजीशंस बनाएंगे और V = IR के रिलेशन से इस 2 एम्पियर और 4 ओम के पैरेलल रेजिस्टेंस की 8 वोल्ट जो वोल्टेज फॉर्मेट आई है वैसी वोल्टेज को हम एक 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा देंगे। क्योंकि इस करंट की एरो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यहाँ वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसी तरह से इस 2 ओम के साथ जो 3 एम्पियर का करंट सोर्स को जब हमने ओपन किया है और 2 ओम के सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स की जगह बनाई है तो V = IR रिलेशन से इस 3 एम्पियर और 2 ओम कॉम्बिनेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वोल्ट को इस 2 ओम के सीरीज में लगा देंगे और हम कहेंगे कि एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। एरो के हिसाब से वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी आ जाएगी। अब इस सर्किट में सारे एक्टिव एनर्जी एलिमेंट वोल्टेज के रूप में हैं। जब हमने यहाँ 2 एम्पियर के करंट सोर्स को 8 वोल्ट में और यहाँ 3 एम्पियर के करंट सोर्स को 6 वोल्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यूज के अनुसार बदल लिया है। अगली स्टेप में हम 2 इंडिपेंडेंट लूप के तौर पे 12 वोल्ट के सोर्स के साथ इस 3 ओम 4 ओम और 8 वोल्ट के सोर्स के साथ एक ये रेड लाइन वाला लूप बना लेंगे और दूसरे इंडिपेंडेंट लूप के लिए इन बची हुई ब्रांचेस को पार्ट बनाते हुए 8 वोल्ट के सोर्स 4 ओम के रेजिस्टेंस 2 ओम 6 वोल्ट की बैटरी 5 ओम और 10 वोल्ट के सोर्स के साथ इस नीली सर्किल के साथ एक दूसरा लूप बना लेंगे और इन लूप के करंट को I1 और I2 अज्यूम कर लेंगे। हमने यहाँ करंट क्लॉकवाइज अज्यूम किया है। हम चाहें तो ये करंट एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, पर ध्यान रहे एक बार अगर आप करंट को अज्यूम कर लेते हैं तो बाद की सारी कैलकुलेशंस और एनालिसिस अज्यूम करंट के हिसाब से ही करना होगा। और अगर कोई अज्यूम करंट की आंसर नेगेटिव मैग्नीट्यूड्स के साथ आती है तो इसका अर्थ आएगा कि करंट का मैग्नीट्यूड तो वही है और उसकी डायरेक्शन अज्यूम डायरेक्शन से उल्टी है। जरा जांच करते हैं कि आगे का एनालिसिस कैसे करना है। अगली स्टेप में अज्यूम्ड लूप करंट के साथ लूप में किरचॉफ की वोल्टेज लॉ इक्वेशंस बनानी है और दोनों लूप के लिए ये 2 इक्वेशंस एक मैट्रिक्स के रूप में सीधे आ जाएगी और जहां ये R11 जो एलिमेंट है रेजिस्टेंस मैट्रिक्स का वो पहले लूप में सभी रेजिस्टेंस 3 ओम और 4 ओम का सम 7 ओम हो गया है। इसी तरह से ग्रीन हाईलाइट वाले इस दूसरे लूप में 3 रेजिस्टेंस 4 ओम 2 ओम और 5 ओम का सम ये 11 R22 एलिमेंट हो गया है और R12 एलिमेंट और R21 एलिमेंट ये पहले और दूसरे लूप में ये जो कॉमन 4 ओम रेजिस्टेंस है वो होगा। और इस कॉमन रेजिस्टेंस में I1 और I2 की डायरेक्शन I1 नीले तीर के अनुसार और I2 लूप करंट 4 ओम में लाल तीर के अनुसार ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इस ऑपोजिट लूप करंट की डायरेक्शंस के कारण इस कॉमन रेजिस्टेंस का साइन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और R12 और 21 दोनों के मान समान होंगे। ये दूसरी जो कॉलम मैट्रिक्स है वो अननोन अज्यूम्ड लूप करंट्स हैं जिनकी की हमें कैलकुलेशंस करनी है और इधर ये इक्वल टू में पहला एलिमेंट इस पीले लूप की सोर्स ईएमएफ है। अगर कोई सोर्स वोल्टेज लूप में लूप करंट को सपोर्ट करती है, जैसे 12 वोल्ट की चेष्टा है कि लूप करंट इसी तरह से फ्लो हो और लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से जैसे नीले तीर से दिखाया गया है निकल रहा है, तो ये जो 12 वोल्ट का सोर्स है उसका साइन पॉजिटिव होगा और ये जो 8 वोल्ट का सोर्स है इसमें लूप करंट नेगेटिव एंड से बाहर निकलेगा। ये 8 वोल्ट
इस लूप करंट को अपोज कर रही है, तो इस 8 वोल्ट का साइन पहले लूप करंट की सोर्स वोल्टेज के तौर पे नेगेटिव होगा और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा एलिमेंट दूसरे लूप की सोर्स वोल्टेज है और दूसरे लूप में 3 सोर्स वोल्टेज 8 वोल्ट, 6 वोल्ट और 10 वोल्ट है। और आप देखेंगे कि ये जो 8 वोल्ट का जो हमारा सोर्स है वो I2 को सपोर्ट कर रहा है और I2 इसके पॉजिटिव एंड से निकल रही है। इसी तरह से 6 वोल्ट का सोर्स भी इस I2 को सपोर्ट कर रहा है, I2 इसके पॉजिटिव एंड से निकल रही है। वहीं 10 वोल्ट का सोर्स इस I2 करंट को अपोज कर रहा है क्योंकि I2 करंट इसके नेगेटिव एंड से बाहर निकल रही है और इसकी चेष्टा I2 को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने की थी। तो 10 का साइन तो नेगेटिव होगा, 10 वोल्ट का साइन तो, लेकिन 8 वोल्ट और 6 वोल्ट के साइन प्लस होंगे और इसे भी सॉल्व करने पर ये रिजल्टेंट 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये जो फॉर्मेट आया है ये वास्तव में दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले लूप में 7I1 माइनस 4I2 इजिकल टू 4 किरचॉफ का वोल्टेज लो इक्वेशन है। वहीं दूसरे लूप के लिए -4I1 प्लस 11I2 इजिकल टू 4 दूसरे लूप का वोल्टेज राइज इजिकल टू ड्रॉप इक्वेशंस हो गया है। हमने किरचॉफ वोल्टेज लो इक्वेशंस को सीधे मैट्रिक्स फॉर्म में विजुअल इंस्पेक्शन से लूप करंट के डायरेक्शन के अनुसार देखते हुए प्राप्त कर लिया है। एक बार जब दिए गए सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज लो इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई है तो हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हुए ये अननोन लूप करंट I1 और I2 की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्रैमर नियमानुसार ये करंट दो मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू का एक अनुपातिक रूप होगा, जहां ये जो नीचे मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है हमारी और ऊपर की मैट्रिक्स में ये जो पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं जो पहली इक्वेशन में 7I1 से और दूसरे लूप की किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन में ये -4I1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 7 और -4I1 के कोफिशिएंट्स हैं, इन्हें हम इक्वल टू के जो हमारे इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ 7 और -4 की जगह हम इक्वल टू के 4 और 4 रखते हैं, दूसरा कॉलम ऐसे ही रखते हैं। तो ये जो 2/2 की मैट्रिक्स आती है उसमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस मैट्रिक्स का अगर हम डिवीजन कर दें तो हमें I1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए 2/2 की इस मैट्रिक्स में 4 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में रेड लाइन में दिखाए हुए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को 4 को -4 से मल्टीप्लाई करके जो -16 प्रोडक्ट आएगा उसका साइन बदल देंगे। और इसी तरह से नीचे की मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू निकालने के लिए 7 को 11 से मल्टीप्लाई करके 77 तो एज इट इज साइन के साथ रखेंगे और ये -4 और -4 का मल्टीप्लीकेशन जो +16 आया है उसका साइन बदल देंगे। हल करने पर I1 का मैग्नीट्यूड 60/61 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से I2 ज्ञात करने के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है उसको डिनोमिनेटर में लेते हुए न्यूमेरेटर में हम ये जो रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है इसमें ये जो दूसरा कॉलम है वो पहली और दूसरी इक्वेशन में I2 के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस कॉलम को हम इक्वल टू के कॉलम से रिप्लेस कर देंगे और मैट्रिक्स का नया रूप हो जाएगा 7 -4 और 4 और इस न्यूमेरेटर मैट्रिक्स में रेजिस्टेंस वाली डिनोमिनेटर मैट्रिक्स के डिवीजन से हमें क्रैमर नियमानुसार I2 प्राप्त हो जाएगा। इस 7 के मल्टीप्लीकेशन से ये 28 प्लस साइन के साथ आ जाएगा। 4 और -4 का मल्टीप्लीकेशन -16 है, उसका साइन जब हम बदलेंगे तो ये +16 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन सेम आएगा तो हल करने पे भी रिजल्ट सेम आएगा। न्यूमेरेटर में फिगर आया 44 और हमारा I2 करंट आ गया 44/61 एम्पियर। तो हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो मैट्रिक्स फॉर्म में किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशंस अज्यूम्ड लूप करंट के रूप में हमने जो प्राप्त की है उससे हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके लूप करंट की वैल्यूज को पता कर सकते हैं। सर्किट एनालिसिस से जो लूप करंट हमने ज्ञात किए हैं I1 60/61 0.983 एम्पियर और I2 44/61 0.72 एम्पियर वो फिक्सियस काल्पनिक करंट्स हैं जो जैसे इस 4 ओम में अगर आप देखेंगे तो दोनों के फ्लो होने के कारण जो 4 ओम का एक्चुअल ब्रांच करंट है वो इन दो लूप करंट का डिफरेंस हो सकता है। वहीं इस सर्किट में आप देखेंगे कि 3 ओम जो सिर्फ पहले लूप का हिस्सा है इसका करंट I1 होगा और 2 ओम और 5 ओम जो सिर्फ दूसरे लूप के हिस्से हैं उनका करंट I2 हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझने की है कि हमने जब सर्किट ओरिजिनल इस रूप में दिया हुआ था और हल किया था तो ग्रीन हाईलाइट में दिखाए गए सेक्शंस को हमने मॉडिफाई कर दिया है। कहने को तो ये 4 ओम और 4 ओम न्यूमेरिकली सेम दिखते हैं लेकिन ये 4 ओम और 8 वोल्ट की जो ब्रांच है वो रूपांतरण के बाद प्राप्त हुई है और इस 4 ओम की धारा इस परिपथ के 4 ओम की धारा नहीं कहलाएगी क्योंकि रूपांतरण से गणनाएं गौण हो जाती हैं। लेकिन ये जो 3 ओम है जो दोनों सर्किट में अरूपांतरित एज इट इज है या ये 5 ओम है जो दोनों सर्किट में अरूपांतरित एज इट इज है, इनकी गणनाएं दोनों सर्किट में एक समान है और हम कह सकते हैं कि इस सर्किट में 3 ओम की जो करंट है वो I1 है और उसका
उसकी वैल्यू 60/61 या 0.983 एम्पियर आ गई है, तो हमें 3 ओम की करंट और उसकी डायरेक्शन I1 की दिशा में प्राप्त हो गई है। इसी तरह से जो I2 करंट है क्लॉकवाइज, वो इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में 44/61 0.72 एम्पियर करंट बना रहा है। अब जरा समझते हैं कि ये जो 2 ओम और 4 ओम रूपांतरण के बाद आए हैं, उनकी करंट हमें नहीं चाहिए, हमें मूल परिपथ में 2 ओम और 4 ओम की करंट चाहिए। उनकी गणना हम किस तरह से करते हैं, तो वो थोड़ा ट्रिकी काम है, और उसे समझने के लिए हमें ये जो दो नोड हैं जिन्हें हम M और N मान लेंगे, इन पर किरचॉफ की करंट लॉ इक्वेशंस लगानी होगी। जरा सारे प्रोसेस को समझ लेते हैं। हमने ओरिजिनल परिपथ के इस 3 ओम में I1 लूप करंट 60/61 एम्पियर इस तीर की दिशा में प्राप्त कर लिया है, और 5 ओम की करंट I2 लूप करंट 44/61 इस तीर की दिशा में प्राप्त कर लिया है। अब हम 2 ओम का करंट प्राप्त करने के लिए इस जंक्शन N पर किरचॉफ की करंट लॉ इक्वेशंस बनाएंगे, और मान लेते हैं कि ये 2 ओम में करंट X है इस दिशा में, तो इस नोड पर 3 एम्पियर आने वाली करंट है, और इस ब्रांच में 44/61 एम्पियर और इस ब्रांच में X जाने वाली करंट है, और हमने आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन के लिए X को सॉल्व करने के लिए 61 जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 183 हो जाएगा, और -44 उधर जब कॉमन 61 एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे 139/61। न्यूमेरिकली देखें तो ये 2.275 एम्पियर आ गया है, और पॉजिटिव आंसर का मतलब है एक्चुअल करंट इसी दिशा में है, और 2 ओम की करंट का मैग्नीट्यूड 2.275 एम्पियर है। इसी तरह से हम इस M नोड पर जब किरचॉफ की करंट लॉ इक्वेशंस लगाएंगे तो हम इस करंट को, जिसे हमने 4 ओम में मान लिया Y इस दिशा में है, उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब जरा आप देखिए कि इस नोड पे 60/61 एम्पियर इनकमिंग करंट है, 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है, लेकिन 3 एम्पियर आउटगोइंग करंट है, और 4 ओम का ये जो Y करंट है ये भी आउटगोइंग करंट है, और ये X जिसकी की वैल्यू हम 139/61 किया है वो इनकमिंग करंट है। तो इस नोड पर आने वाला करंट 60/61, 139/61 और ये 2 एम्पियर जाने वाले करंट 3 और Y के सम के बराबर होगा। Y को हल करने के लिए जब हमने 61 एलसीएम लिया है, उससे पहले 2 और 3 का ये डिफरेंस इस तरफ -1 है, जो 61 एलसीएम लेने पे -61 हो जाएगा, और पूरा सॉल्व करने पर ये 138/61 2.26 एम्पियर आ जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस जिनका हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया है उनके करंट तो हमें सीधे लूप करंट से ही मालूम हो गए, और जिनका मॉडिफिकेशन किया उन्हें हमने ओरिजिनल अनमॉडिफाइड सर्किट में नोड पे जिस रेजिस्टेंस का करंट निकालना है उसे अज्यूम कर लिया, और बाकी सारे करंट हमारी जानकारी में थे, तो किरचॉफ की करंट लॉ की एप्लीकेशन से वो करंट इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रतीत होता है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसी प्रश्न को जिसमें 2 प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैं जिन्हें हमने पीली हाईलाइट में दिखाया है, और 2 प्रैक्टिकल करंट सोर्स हैं, उनके साथ 4 रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम में हमें करंट पता करने हैं। इस क्वेश्चन को हम नोडल एनालिसिस से करते हैं। तो जब हम किसी प्रश्न को नोडल एनालिसिस में करते हैं तो स्टेप नंबर 1 में हमें सभी वोल्टेज सोर्सेस को करंट सोर्स के तौर पे बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमें नोडल एनालिसिस में नोड की वोल्टेज को अज्यूम करके नोड के ऊपर किरचॉफ की करंट लॉ इक्वेशन जब बनानी, तो हमें किसी वोल्टेज सोर्स की करंट ज्ञात करना थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। तो हम एक वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में बदल देंगे तो हमारी नोड पे किरचॉफ करंट लॉ बनाना सहूलियत से हो जाएगा। तो पहली स्टेप में किस तरह से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलते हैं उसे समझते हैं। जब हम किसी प्रश्न को नोड वोल्टेज मेथड से एनालाइज कर रहे हैं तो हमें सर्किट के सभी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में रिप्लेस करना होगा, इसलिए हम पहले वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय बनाते हुए एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को उसके सीरीज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 0 से यानी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और इस रेजिस्टेंस को बिना बदले हुए इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक करंट सोर्स V/R मैग्नीट्यूड का इस तरह से लगा देंगे कि अगर ये वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव एंड ऊपर है तो इस करंट सोर्स का एरो ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह से यहाँ इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के बाद 5 ओम रेजिस्टेंस को एज इट इज रखते हुए इसके पैरेलल में V/R 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स, पॉजिटिव एंड क्योंकि 10 वोल्ट का ऊपर है तो ये करंट की एरो भी ऊपर बनाती हुई बना देंगे। तो अब आप देखिएगा कि हमारे सर्किट में सारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, वो करंट के रूप में आ गए हैं, और ऐसी स्थिति में हम नोडल एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को नोडल एनालिसिस से करते समय हमने सारे सोर्सेज को करंट के रूप में करने के बाद एक नोड जिसपे ज्यादा ब्रांचेज आ रही हैं या जो बॉटम साइड में है उसे रेफरेंस नोड बनाकर इसके पोटेंशियल को 0 मानते हुए इसे ग्राउंड कर देंगे, और फिर दो दूसरे नोड हैं उनकी वोल्टेज को V1 और V2 अज्यूम कर लेंगे। अब इन
दोनों नोड पे किरचॉफ की करंट लॉ इक्वेशंस को हम इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट को इक्वल करते हुए बना सकते हैं, और इन इक्वेशंस को हम सीधे मैट्रिक्स रूप में सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन से बना सकते हैं, जहां ये एक कंडक्टेंस मैट्रिक्स है जिसका ये G11 एलिमेंट पहले नोड पे कनेक्ट होने वाली सभी रेजिस्टेंस ब्रांच के कंडक्टेंस का सम है, और एक रेजिस्टेंस ब्रांच का कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, और ये वैल्यू अगर ओम में दी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसका कंडक्टेंस 1/3 साइमन हो गया है। अगर यहाँ पर ये यूनिट ओम की बजाय साइमन या महो में 1/3 लिखा होता तो हम इसके कंडक्टेंस को सीधा 1/3 पढ़ लेते। दूसरी ब्रांच 4 ओम का कंडक्टेंस 1/4, और तीसरी ब्रांच जो V1 नोड पे 2 ओम है उसका कंडक्टेंस 1/2, सभी कंडक्टेंस का ये सम G11 हो गया है। इसी तरह से ये रेड फ्रेम में दूसरा कंडक्टेंस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट G22 दूसरे नोड पे ये जो 2 ब्रांच है 2 ओम उसका उल्टा 1/2 और 5 ओम का उल्टा कंडक्टेंस 1/5 साइमन, हमारा G22 हो गया है। और कंडक्टेंस मैट्रिक्स में ये जो ऑफ डायगोनल मेजेंटा सर्किल में आया हुआ एलिमेंट है G12 या G21, ये पहले और दूसरे नोड के बीच के इस कॉमन ब्रांच का कंडक्टेंस 2 ओम का कंडक्टेंस 1/2 हो गया है, वो वैल्यू है। और इस कंडक्टेंस मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन हमेशा नेगेटिव लिए जाते हैं। ये दूसरी कॉलम मैट्रिक्स हमारे अज्यूम्ड नोड वोल्टेजेस की मैट्रिक्स हो गई है, और इक्वल टू में ये जो पहला एलिमेंट आया है ये पहले नोड पे सोर्स करंट का सम है, और इस नोड पर 3 सोर्स करंट 4 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर है, और वो सोर्स करंट जो नोड पर आ रही हैं इनकमिंग है उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, और ये 3 एम्पियर जो बाहर जा रही है V1 नोड से उसे नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से ये ब्लू इलिप्स में इक्वल टू का ये जो दूसरा एलिमेंट है ये V2 नोड पे सोर्स करंट 3 एम्पियर और 2 एम्पियर का सम है, और अगर कोई करंट इनकमिंग है तो दोनों पॉजिटिव होंगी, और ये सम सोल्व करने पे +5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये 2 इक्वेशंस हैं जो नोड 1 और नोड 2 पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट किरचॉफ करंट लॉ के रूप हैं, तो हमने किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशंस को सीधे मैट्रिक्स फॉर्म में विजुअल इंस्पेक्शन से कंडक्टेंस मैट्रिक्स और सोर्स करंट मैट्रिक्स बनाकर इस तरह से लिख लेना है। एक बार जब हम किसी दिए गए सर्किट के लिए किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशंस को अगर सीधे मैट्रिक्स रूप में लिख चुके हैं तो इन एलिमेंट्स को हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से तो ब्रैकेट बनाकर 1/3 + 1/4 + 1/2 ब्रैकेट बंद करते हुए सॉल्व करने पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.083। आप ये कैलकुलेशन सीधे भी कर सकते हैं, 2 का उल्टा 0.5 है, 3 का उल्टा 0.333 है, और 4 का उल्टा 0.25 है। इसे सम करें तो ये फिगर आ सकता है, और अक्सर हमारे पास परीक्षाओं में कैलकुलेटर होता है, तो इस तरह से कैलकुलेशंस करके हम इस फ्रैक्शन पार्ट को डेसिमल तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है, और 1/2 और 1/5 का सम 0.7 हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट में जो हमारी 2/2 की ये मैट्रिक्स रूप आया है उसमें अज्यूम्ड नोड वोल्टेजेस V1 और V2 का मान हम क्रैमर रूल से निकाल सकते हैं। जरा जानते हैं कि क्रैमर रूल से इस मैट्रिक्स को हल करके V1 और V2 किस तरह से निकाले जाते हैं, और हम जानेंगे कि ये जो क्रैमर रूल की एप्लीकेशंस है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लूप मेथड में हमने लूप करंट्स को निकालते समय इस्तेमाल की है। किसी सर्किट के लिए जब हमने मैट्रिक्स रूप में किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशंस को लिखा है तो असल में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में 2 नोड के लिए करंट लॉ की 2 इक्वेशंस हैं, जिसमें पहली इक्वेशंस को हम अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहली मैट्रिक्स में रो के एलिमेंट लें और दूसरे में कॉलम के एलिमेंट्स लें तो ये हो गया 1.0833 V1 माइनस 0.5 V2 = 3। इसी तरह से दूसरी मेरी इक्वेशंस हो गई है -0.5 V1 प्लस 0.7 V2 = 5। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स आए हैं पहले कॉलम में वो V1 के कोफिशिएंट है, और दूसरे कॉलम के ये जो एलिमेंट्स हैं -0.5 और 0.7 वो V2 के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में। और क्रैमर रूल से जब हम V1 निकालते हैं तो इस ओरिजिनल कंडक्टेंस मैट्रिक्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, और न्यूमेरेटर में जो V1 निकालते समय V1 के कोफिशिएंट का कॉलम है उसे इक्वल टू वाले कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं 3 और 5 से, और दूसरा कॉलम एज इट इज रखा। अब इन दोनों मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यूज को हल करके हम V1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये जो डायगोनल मल्टीप्लिकेशन है ऊपर और नीचे वो बिना साइन बदले हुए होगा, और जो ऑफ डायगोनल दूसरा मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद उसका साइन बदलना है, और हल करने पर V1 की वैल्यू 9.05 वोल्ट आ जाएगी। और V2 निकालते समय हमने ये जो V2 के कोफिशिएंट वाला दूसरा कॉलम है उसे इस न्यूमेरेटर मैट्रिक्स में इक्वल टू वाले कॉलम 3, 5 से जब रिप्लेस किया है तो ये जो नई 2/2 की मैट्रिक्स है उसमें ओरिजिनल कंडक्टेंस मैट्रिक्स का डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करते समय हमें मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू निकालते
करते समय डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को बिना साइन बदले और ऑफ डायगोनल के प्रोडक्ट को जब ये प्रोडक्ट करेंगे -1.5 आएगा उसका साइन बदल देंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन सेम, ये मल्टीप्लीकेशन 0.7583 आएगा और ये मल्टीप्लीकेशन साइन बदलने के बाद 0.25 नेगेटिव आ जाएगा। हल करने पे V2 की वैल्यू 13.6 वोल्ट आ गई है। तो हमने जो नोड वोल्टेज अज्यूम की थी V1 और V2 उनके मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली 9.05 वोल्ट और 13.6 वोल्ट प्राप्त कर लिए हैं। ध्यान रहे हमें इस ओरिजिनल सर्किट्स में ये जो 4 रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, इनके लिए करंट कैलकुलेशंस करना था और नोडल वोल्टेज से करते समय हमने 12 वोल्ट की इस सोर्स को 4 एम्पियर में कन्वर्ट किया था। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इस 3 ओम का करंट ये 3 ओम का करंट नहीं होगा। तो हमें इस 3 ओम का करंट ज्ञात करने के लिए इसी पीली हाईलाइट वाले ओरिजिनल सर्किट में कैलकुलेशंस को करना होगा। इसे ठीक से समझ लेते हैं। वहीं ये जो 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम और 2 ओम जिनका किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं हुआ है, उनकी कैलकुलेशन आप दोनों परिपथों में जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम सारी कैलकुलेशंस को हमारे ओरिजिनल सर्किट्स में करते हैं। तो आप देखिए कि दोनों नोड की जो वोल्टेज हमने प्राप्त की V1 9.05 वोल्ट और V2 13.6 वोल्ट, उनके इस्तेमाल से हम सभी रेजिस्टेंस के करंट इस ओरिजिनल सर्किट्स में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ये जो नीचे ग्राउंड रेफरेंस नोड था इसका पोटेंशियल 0 है। तो आप देखेंगे कि 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज एक तरफ V1 9.05 वोल्ट है और दूसरी तरफ ग्राउंड की वोल्टेज 0 है। तो ये जो विभवांतर है 4 ओम में, वो 4 ओम में करंट बना देगा। कैलकुलेशन करने पे ये 2.26 एम्पियर आया है और ये वही मान है जो हमने लूप करंट से प्राप्त किया था। इसी तरह से हम इस I2 के एक तरफ वोल्टेज V1 है, एक तरफ V2 है और V2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो करंट यहाँ नीले तीर की भांति विभवांतर V2 माइनस V1 से 2 ओम में करंट बनाएगा 2.2275 एम्पियर। यहाँ अब 3 ओम का करंट निकालते समय हमें कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है और ये 12 वोल्ट की बैटरी बता रही है कि ये ग्राउंड से 12 वोल्ट ऊपर प्लस 12 वोल्ट की कंडीशंस आ गई हैं। अब आप 3 ओम के दोनों सिरों की वोल्टेज को चेक करें और आप पाएंगे कि 12 ज्यादा है, तो हाई से लो पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस V1 3 ओम पे करंट बनाएगा। V1 का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। तो ये करंट कैलकुलेशन से 60/61 आया था लूप करंट मेथड से। इनफैक्ट ये 0.983 एम्पियर आ गया है। इसी तरह से आप देखिए ये 5 ओम में अगर करंट निकालते हैं तो ग्राउंड के बाद 10 वोल्ट की इस बैटरी से इस पॉइंट की वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट आ गई है। ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का ग्राउंडेड है तो प्लस टर्मिनल प्लस 10 वोल्ट पे आ गया है। दूसरी तरफ 5 ओम के V2 वोल्टेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 13.6, V2 ज्यादा है 10 से, तो करंट हाई से लो V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 ओम में आ जाएगा। कैलकुलेट करने पे ये करंट 0.72 एम्पियर आ जाएगा, जो 44/61 एम्पियर आया था लूप मेथड से, जो न्यूमेरिकली 0.72 एम्पियर के बराबर ही है। तो आप देखिएगा कि कुछ रेजिस्टेंस जिनका मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं उनकी कैलकुलेशन करना तो सहज है, पर जिनका मॉडिफिकेशन किया है उनकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसे समझ लेना जरूरी है। और हमारी कंपटीशन एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में थोड़े इसी तरह के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आशा है आज की इस वीडियो लर्निंग से आपको किसी हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को लूप करंट मेथड से या नोडल वोल्टेज से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वर्क आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वंस अगेन।